नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सरकार को अगर चुनाव कराना हो तो 15-16 करोड़ वोटर्स वाले उत्तर प्रदेश में 2 दिन में नया सीएम गद्दी पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन 1000 पदों की भर्ती कराने में सरकार को 3 साल लग जाते हैं। अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी कर चुके होते हैं कि अचानक ऐन मौके पर पेपर कैंसिल भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की खबरों का गुबार आया हुआ है और पेपर लीक सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। जुलाई 2022 में यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट 51 रिलीज करती है। जुलाई और अगस्त के महीने में आवेदन मांगे जाते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों से 2-2 हजार रुपए की फीस वसूल की जाती है और एससी/एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट से 1-1 हजार रुपए। जैसे न जाने कितने आलीशान होटल में ये परीक्षा कराएंगे जो इतनी महंगी फीस ली जा रही है। एआई का जमाना है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ज्यादातर आयोग भर्ती निकाल देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं बताते कि पेपर किस तारीख को लिया जाएगा। अगस्त से सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर आते ही सरकारी फरमान आया कि अब यूपीएचसीएससी का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, यानी आयोग ही खत्म कर दिया गया और एक नया आयोग बनाया गया, यूपीईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इस आयोग की पहली अध्यक्ष बनाई गई प्रोफेसर कीर्ति पांडे। इनके पीए पर पेपर लीक करने के आरोप लगे तो इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया। आयोग बदल गया, सरकार की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। अब क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी कहती है कि आयोग भी इसलिए बदला गया कि सीएम साहब अपने दोस्त फॉर्मर डीजीपी प्रशांत कुमार को इसका अध्यक्ष भविष्य में बना सकें। खैर, इसकी बात आगे करेंगे। फॉर्म भरने के 2.5 साल या करीब 1000 दिन के बाद जाकर आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। 16 और 17 अप्रैल 2 दिन चुने गए। आप सोचिए, क्या चुनाव कभी भी ऐसे टाले जाते हैं? चुनाव तो कोरोना में भी कराए गए थे, रैलियां हुई थी, लेकिन पढ़ लिख कर 3 वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाले बेचारे अभ्यर्थियों का क्या है? कुछ नहीं है। 16 और 17 अप्रैल 2025 को पेपर कराया गया दोस्तों, जैसा उत्तर प्रदेश की हर भर्ती में होता है। अगले ही दिन 18 अप्रैल को यह खबर पूरे प्रयागराज और लखनऊ में आग की तरह फैलने लगी कि पेपर लीक हो गया है। देखते देखते लोग प्रोटेस्ट करने निकल पड़े। जो लोग सालों से प्रयागराज और लखनऊ में कमरा लेकर पढ़ रहे थे, जो सालों से लाइब्रेरी के कोने में अपना घर बना करके दिन रात मेहनत कर रहे थे, जो बच्चे 2022 से रोज शाम को घर पे बात करते हुए अपने पिता को ये आश्वासन दे रहे थे कि भर्ती आ गई है, पीएचडी करने में कोई फायदा नहीं है, पहले नौकरी ले लेते हैं, उन बच्चों के और उनके माँ बाप के सारे सपने पेपर लीक की खबर सुनकर टूटने लगे। ना पीएचडी पूरी हो सकी और ना ही नौकरी मिली। सोचिए, 2022 से 2025 तक वो कैसे अपने घर से हर महीने पढ़ाई के लिए पैसे लेते वक्त अपने पिता को तसल्ली देते होंगे कि पेपर जल्दी हो जाएगा पापा, चुनाव आने वाले हैं, सरकार भर्ती दे ही देगी। लेकिन सरकार, आयोग बदलती रही, अध्यक्ष बदलती रही, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाई। अब वो जमाना गया कि चुनाव आ रहे हैं तो नौकरी देकर वोट ले लिए जाएंगे। अब तो वो जमाना है कि 10-10 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर करो खाते में और वोट ले लो। कौन नौकरी दे? नौकरी दें, फिर इन्हें हर महीने 30-40 हजार रुपए तनख्वाह भी दें। इससे तो बेहतर है कि एक किस्त दे दो 10 हजार की, वोट ले लो। यूपी में पहले तो भर्ती आती नहीं, जैसे तैसे आती है तो लगभग हर पेपर लीक हो जाता है। पुलिस वाला हुआ था, आरओ एआरओ हुआ था, यूपीएसआई भी हुआ था। टीचिंग वाले कुछ बच्चे तो भर्ती का इंतजार करते करते पड़ोस की बनिए की दुकान में 5000 की नौकरी पर काम करने लग गए हैं। कुछ जुए में बर्बाद हो गए हैं और बाकियों ने श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब उन्हें मनरेगा, जो अब ग्राम कहा जा रहा है, या जी राम जी, उन्हें वहां भी मजदूरी नहीं मिल रही है। लेकिन जिसके पास नेट, जेआरएफ, एसआरएफ हो, जिसने पीएचडी की हो, वो तो ये सारे काम नहीं कर सकता। वो क्या करे? यूपी की हायर एजुकेशनल भर्ती और पीसीएस की भर्ती में बैठने वाले अभ्यर्थियों में एक पैटर्न है। यहाँ 2 ग्रुप हैं इलाहाबाद में। एक है रद्दी ग्रुप, वो ग्रुप जो पेपर देने के बाद ही पेपर रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंच जाता है बात बात पे, क्योंकि पेपर देने के बाद उन्हें समझ में आता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे और अगली भर्ती भी न जाने कब तक आएगी। दूसरा वो ग्रुप है जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, अपनी पेपर देता है और पेपर कैंसिल ना हो इसकी प्रार्थना करता है। इन दोनों गुटों में 36 का आंकड़ा है बेशक, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज भी है। दोनों ही ग्रुप सरकार की पॉलिसी मेकिंग का शिकार हो रहे हैं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक की बात सबको पता चली थी तो सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा खड़ा हुआ। अब आप इस बात को नोट करिए कि 18 अप्रैल को ही एसटीएफ पेपर लीक के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है जिसका नाम था महबूब अली। कहा गया महबूब अली आयोग की पहली अध्यक्ष कीर्ति पांडे का पीए था। हिंदुस्तान अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ का बयान आया कि महबूब अली ने फर्जी पेपर बेचकर लोगों से पैसे ऐंठे हैं। इसके बाद 2 गिरफ्तारियां और हुई।
पहली गिरफ्तारी गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बैजनाथ पाल और दूसरी गिरफ्तारी अनुदेशक विनय कुमार पाल की हुई। न्यूज 18 के मुताबिक डीसीपी दीपक कुमार सिंह ने कहा था कि महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल तीनों ने सुनील और कपिल नाम के शख्स को पेपर बेचा और 12-12 लाख रुपए लिए थे, जबकि सौदा 35 लाख रुपए में हुआ था। तो ये चारों पांचों लोग लखनऊ के वेब सिनेमा के बाहर एसटीएफ को लड़ते हुए मिल गए। सुनील और कपिल का कहना यह था कि पेपर में पूछे गए सवाल तो एकदम अलग थे, वो ये पेपर था ही नहीं जो तुमने हमें बेचा है, तो पैसे किस बात के। एसटीएफ ने जांच को आगे बढ़ाया और बैजनाथ के गिरफ्तारी के 2 दिन बाद और पेपर के 3 दिन बाद 21 अप्रैल को विपिन कुमार यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। विपिन यादव खुद लखनऊ के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसके पास से 1 लाख रुपए और 41 अलग अलग बच्चों के एडमिट कार्ड्स मिले हैं। एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है जो अनल यादव के नाम से था। एफआईआर के मुताबिक विपिन ने यह कबूल किया है कि उसने पेपर आउट कराने की कोशिश की, लेकिन पेपर आउट नहीं हो सका। विपिन पेपर आउट के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था, यानी यह मामला ठगी का होना चाहिए था। लेकिन एक दूसरी एफआईआर जो 20 अप्रैल को लिखी गई, उसमें लिखा है कि प्रशासन उन कुछ एक बच्चों से जाकर मिला जिन्होंने पैसे देकर पेपर को खरीदा था। बच्चों ने यह माना कि पेपर जो उन्हें इस गैंग से मिला और जो क्लासरूम में मिला, दोनों में भिन्नता थी। बच्चों ने माना कि सभी सवाल मैच नहीं कर रहे थे। और यह सब हो रहा है पेपर के 3 दिन के बाद, अप्रैल 2025 में। सबसे बड़ा सवाल, अगर एसटीएफ के पास असली पेपर आउट कराने के साक्ष्य थे, तो क्यों अप्रैल 2025 में ही पेपर रद्द नहीं किया गया। नाटकीयता की हद तो तब पार हुई जब 4 महीने के बाद सितंबर 2025 में आयोग ने रिटेन परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। सबको लगा कि रिजल्ट आया है तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। सब लोग इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए, लेकिन सबको गलत लगा। आयोग के अंदर कुछ और ही पक रहा था। पेपर कैंसिल हुआ, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि बैजनाथ पाल को सजा देने की बजाय वापस नौकरी पर भेज दिया गया है। कीर्ति पांडे को सजा देने की बजाय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का डीन बना दिया गया है। बाकी सब भी अपने अपने काम पर लौट गए हैं। किसे सजा हुई? कुछ एक लोगों ने मिलकर हजारों अभ्यर्थियों के करियर को मजाक बनाकर रख दिया और वापस काम पर लौट गए। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए थे, उनके घर में खुशी का माहौल था, अब मातम पसरा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना नाटक आखिर किसके लिए किया गया, किसको बचाने के लिए। ये भर्ती मध्य प्रदेश के व्यापम केस की याद दिलाती है, नाटकीयता और रहस्यों से भरपूर। 3 साल बाद पेपर हुआ, अप्रैल 2025 में 3 दिन में गिरफ्तारी हो गई। आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे के पीए महबूब अली पर आरोप लगे। क्या कीर्ति पांडे भी इसमें शामिल थी? अगर नहीं थी तो उनका इस्तीफा क्यों लिया गया, और अगर थी तो सजा क्यों नहीं हुई? यूपी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 बनाया था। जो भी पेपर लीक का दोषी होगा उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। लेकिन यहां तो मंजर ही अलग है। आपने आयोग बदला, अध्यक्ष बदला, कानून बनाया गया, लेकिन पेपर लीक नहीं रोके जा सके। तो आयोग क्यों बनाया गया? इसके तार जुड़ते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव से। एक ये भी एंगल है, 2022 विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में हार्डली कोई रैली या प्रचार करने पहुंचे थे। केंद्र शायद नहीं चाहता था कि योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो जाए और वो दिल्ली की गद्दी के लिए चुनौती बन जाए। जब चुनाव बीजेपी ने जीत लिया तो केंद्र ने एक चाल चली। नरेंद्र मोदी के चहेते एक शर्मा को डिप्टी सीएम के लिए यूपी भेज दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम तो छोड़िए, उन्हें कैबिनेट में भी नहीं रखा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच गहमा गहमी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से डीओपीटी द्वारा कोई डीजीपी ही नियुक्त नहीं किया गया है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के डीजीपी के लिए जिसका भी नाम डीओपीटी को भेजते, केंद्र उसके लिए मना कर देता। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि सूबे का डीजीपी उसी का अपना चहेता हो। योगी जी भी चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती थी। केंद्र सरकार ने डीआईजी प्रशांत कुमार को डीजीपी नियुक्त नहीं किया। तो क्या राज्य में डीजीपी का पद खाली था? नहीं। उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी काम करते आ रहे हैं। वजह यही है कि डीओपीटी योगी जी का सजेशन नहीं मानते हैं। ऐसे ही डीजीपी बने थे प्रशांत कुमार। वही प्रशांत कुमार जो मेरठ के डीआईजी होते हुए सबसे पहले हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हुए देखे गए थे। पुलिस महकमे में यह कहा जाता है कि 2018 में डीआईजी रहते हुए महज 5 सालों में प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी आखिर बने तो बने कैसे? वजह साफ थी, योगी जी से नजदीकियां। लेकिन यह कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार 2025 में
कार्यवाहक डीजीपी के पद से रिटायर होने वाले थे तो योगी जी ने उनके एक्सटेंशन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब बात ईगो पर आ चुकी थी। फॉर्मर डीजीपी को कोई पद तो देना ही था, तो यूपीईएससी के नए अध्यक्ष चुने जाने के लिए आवेदन मांगे गए। 67 लोगों ने अप्लाई किया और सबको एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल करार देकर बाहर कर दिया गया। प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया। रिटायर होने के 6 महीने के भीतर आयोग के दूसरे स्थायी अध्यक्ष प्रशांत कुमार बन चुके थे। क्या कुछ नहीं करना पड़ा एक दोस्त को पद दिलाने के लिए। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी बनने की काबिलियत रखता हो या कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हो, वही आयोग का अध्यक्ष बन सकता था। इसलिए अध्यक्ष बनने की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ही बदल दिया गया और इस तरह से फॉर्मर डीजीपी प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया। और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आज भी अवसाद में जीवन बिता रहे हैं। जी नहीं रहे, जीवन बिता रहे हैं, यही सच है। आयोग द्वारा फिर से पेपर कराने की तारीखें घोषित कर दी गई हैं और सालों की मेहनत के बाद अभ्यर्थियों को आज फिर 2022 में धकेल दिया गया है। आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। किसे सजा होनी चाहिए या सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है, ये भी हमें लिख भेजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।